Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, beta. कल शाम को एक जूम मीटिंग चल रही थी, जिसकी वजह से जो टेस्ट हमारा शेड्यूल था वो हो नहीं पाया। 6 बजे शेड्यूल था और अब इस टेस्ट को मैं सोच रहा हूँ हम कल कर लें। क्या कल 4 बजे आप लोग अवेलेबल होंगे? यस सर। यस सर। बेटे किसी को समस्या है तो बता दो अभी। मैं वो टेस्ट ठीक 4 बजे व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप उसको अटेम्प्ट करके, जैसे लास्ट टाइम किया था मैथ्स के लिए, उसको उसके आंसर शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसी व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देना। व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देना या पर्सनल लिंक पे पोस्ट कर देना, ठीक है? और वो ठीक 5 बजे पोस्ट कर देना, ज्यादा लेट नहीं करना उसको, ठीक है? लेट करने का फायदा नहीं है फिर, अगर टाइम नहीं कर पाए उसको। ठीक है बेटा? यस सर। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने लास्ट क्लास में थोड़ा रिव्यू करें। लास्ट क्लास में हमने एरर एनालिसिस की थी, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स कर रहे थे। और उस प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स के अंदर हमने कुछ रूल्स देखे थे कि हाउ द एरर्स गेट प्रोपेगेटेड ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस इन द रिजल्ट्स। तो इन एनी सम एंड डिफरेंस ऑपरेशंस द एरर गेट्स ट्रांसफर्ड टू रिजल्ट, ठीक है, एज द सम ऑफ एरर्स इन द क्वांटिटीज। तो वो जो भी एरर्स होते हैं, चाहे आप एडिशन कर रहे हैं चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वो ऐड होके रिजल्ट में आ जाते हैं। एंड व्हेनेवर वी आर इनटू द ऑपरेशंस ऑफ प्रोडक्ट और क्वोशंट, द एरर्स गेट ट्रांसफर्ड टू द रिजल्ट बाय सिंपली एडिंग द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटीज। और इसके ऐसे कह लीजिए द परसेंटेज एरर, the percentage error in the result is equal to the percentage error in the quantities involved. और अगर कोई क्वांटिटी की पावर है कुछ, if a quantity is raised to some power, then the error in the result becomes the power times, exponent times the percentage error in the क्वांटिटी इन्वॉल्व। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात की थी। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद फिर हमने राउंडिंग ऑफ फिगर्स की भी बात की थी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें रिजल्ट को किस प्रकार से राउंड ऑफ करना होता है। तो अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से कुछ क्वांटिटीज का सम या डिफरेंस कर रहे हैं तो रिजल्ट में हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से उसको एक्सप्रेस करते हैं। द रिजल्ट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दैट हैज लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द क्वांटिटीज इन्वॉल्व। अगर एक में क्वांटिटी में 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू दी हुई है और एक में 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू दी हुई है तो रिजल्ट को आपको 2 डेसिमल प्लेस तक करना होता है, ठीक है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है
वो जब भी प्रोडक्ट हो या क्वोशंट हो, ऐसी क्वांटिटीज के अंदर जो भी रिजल्ट होता है, ठीक है, जैसे दो क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या दो क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें जिस क्वांटिटी की नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मिनिमम होती है, रिजल्ट भी उतने ही फिगर्स के अंदर देना जरूरी होता है। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से अभी और समझेंगे और उसके बाद फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ चले जाएंगे। मान लो कोई स्क्वायर शीट है हमारे पास, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी लेंथ है 10.2 सेंटीमीटर और विड्थ है इसकी 8.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वांटिटीज हमें दी होती हैं तो हमें इसमें ये पता होता है कि अनसर्टेन डिजिट कौन सा है। अनसर्टेन डिजिट एक ही होता है जो लास्ट का डिजिट होता है, और इस क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि लेंथ इज इक्वल टू 10.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 8.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये मतलब होता है। So 0.1 centimeter, 0.1 centimeter is the least count of the instrument used for taking length and breadth of this particular rectangle. Now, when we have to compute the area of this particular rectangle, then how should we give the result in our answer? So we know that अब एरिया निकालने के लिए we need to multiply length and breadth. Now these are two quantities which are being multiplied. Two quantities which are being multiplied. So इसका रिजल्ट में एरर किस प्रकार से ट्रांसफर होगा? परसेंटेज एरर को या फिर रिलेटिव एरर को ऐड करके ट्रांसफर होगा. So let's see how much is the relative error in this or percentage error in length. Percentage error in length is 0.1 upon 100, 10.2 into 100, that is percentage error. And this is how much? So 10 upon 10.2, right? Or percentage error in breadth is equal to again 0.1 upon 8.6 into 100. This is again 10 upon 8.6. तो ये एरर है जो रिजल्ट में हमारे को लेके जाना है. So how much is this? 10 upon 10.2 is how much? Divided by 2 is 0.98 and 10 upon 8.6 is 1.16. This is percentage error. Now, the percentage error in the resulting quantity is equal to the sum of percentage errors of the quantities involved. तो इन दोनों का जो percentage error है वो आपस में ऐड होके रिजल्ट में जाएगा. So how much is that going to be? 2.14%. ये रिजल्ट में आने वाला है. ठीक है, अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो अभी देखेंगे. Now area is given by length into breadth.
लेंथ इंटू विड्थ, और उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है कि मल्टीप्लाई 10.2 मल्टीप्लाइड बाय 8.6, कितना आएगा ये सॉल्व करके 10.2 into 8.6, this gives you 87.72. So we write answer that area is equal to 87.72 plus minus 2.14%. ठीक है, now 2.14% of 87.72 is how much? ठीक है, तो ये निकालने के लिए अभी हम into 2.27 divided by 100 is equal to, this comes out to be 1.99 something. So 87.72 plus minus 1.99 centimeter square. Centimeter. So this area is in centimeter square. Now, so far as significant figures are concerned, number of significant figures in this quantity is 4. The number of significant figures here we have taken is 3. ठीक है, and the number of significant figures in given quantity is how much? This is 3, this is 2, this is 3, this is 2. So we have to take the minimum number of significant figures in this quantity, and minimum number of significant figures is in breadth, and that is 2. So we have to express our result in 2 significant figures only. Because we have to express our answer in 2 significant figures only, so we have to round off this quantity and keep these 2 figures here. So when we round off this quantity, we are rounding off a value which is greater than 0.5. So this will become 88. This will become 88 plus minus, because we have no decimal place here. We have no decimal place here, so we cannot keep decimal place here also. So that means we have to round off this 0.99 also. And when we round off this 0.99, this figure become 2. So this is 88 plus minus 2 centimeter square. So that becomes the answer. So this answer should be reported, which is correct in all sense so far as significant figures of measured quantities are concerned. ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आया? इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आंसर किस प्रकार से रिपोर्ट होगा ये बताएं। आपको एक कुछ भी डायमेंशन दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, कोई भी शेप दी हुई है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ या उसकी डायमेंशन दी हुई, और डायमेंशन के हिसाब से आपको बोला है इसका एरिया निकालो। तो जब एरिया निकालेंगे तो आपको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, और मल्टीप्लाई करते वक्त हमें पता है कि इनके अंदर जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर का है, 0.1 सेंटीमीटर का है, इसलिए हम इन क्वांटिटीज को इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। एरिया निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, और मल्टीप्लाई करने का मतलब वी आर डीलिंग विद द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटीज। व्हेन वी आर डीलिंग विद प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटीज, द एरर इन रिजल्ट, okay, the error in result, which is in the form of either relative error or percentage error, is equal to the sum of relative error or percentage error in the quantities involved. Sum of SUM, sum मतलब एडिशन करना। तो हमने परसेंटेज एरर निकाल लिया दोनों का, जो 0.98% इसमें है, 1.16% इसमें है, और हमने इसको ऐड कर लिया, दैट इज 2.14%। अब एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक क्वांटिटी आ गई। अब इस क्वांटिटी में इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अब द आंसर हैज टू बी एक्सप्रेस इन द क्वांटिटी ऑफ एरिया प्लस दिस एरर, सो प्लस माइनस दिस मच परसेंटेज ऑफ एरर। अब इस परसेंटेज को हमने एब्सोल्यूट इसमें चेंज करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये परसेंटेज ऑफ दिस ये सॉल्व करेंगे तो 1.99 आता है।
अब इसको इस प्रकार से हम रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो इंटरमीडिएट स्टेजेस जितनी भी होती हैं उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें ज्यादा रखने चाहिए, ताकि लास्ट में जब राउंड ऑफ करें तो प्रॉपर उसकी फिगर रिपोर्ट हो सके। तो यहाँ पे जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, लेंथ है उसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो ब्रेड्थ है उसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसलिए इनमें जो छोटा नंबर है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का, वो ये वाला है। इसलिए हमारा रिजल्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही एक्सप्रेस होगा। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही एक्सप्रेस होगा, रिपोर्ट होगा। इसलिए हमको ये पहले ये वाले 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये वाले रखने पड़ेंगे, फ्रैक्शन यहाँ से हटाना पड़ेगा। जब इसको हटाएंगे तो 5 से बड़ी क्वांटिटी यहाँ से हट रही है, इसलिए हमें इसको राउंड ऑफ करते वक्त यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो दिस क्वांटिटी बिकम्स 88, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे डेसिमल प्लेस नहीं है तो यहाँ पे भी डेसिमल प्लेस नहीं हो सकता, तो इसको भी हमें राउंड करने की जरूरत है। सो वी राउंड ऑफ दिस ऑल्सो एंड मेक इट 2। सो जो आंसर रिपोर्ट होगा इस पूरी कैलकुलेशन का, वो होगा 88 ± 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको? यस सर। ओके, पुष्प को समझ में आया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। जतिन? Yes, sir. हाँ बेटा, इस एग्जाम्पल का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये पेपर में ऐसे सवाल एक डाल दिया जाता है जिसमें सारी चीजें चेक हो जाती हैं। ठीक है, चल रहे हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट है अपने चैप्टर का, दैट इज डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती है? हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, वी हैव टॉक्ड अबाउट 7 बेस क्वांटिटीज। 7 बेस क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और 7 बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं वो? सर मास, हाँ बेटा, मास, इलेक्ट्रिक करंट, मोल, कैंडेला, मतलब लुमिनस इंटेंसिटी, हाँ हाँ टेम्परेचर और अमाउंट है। हाँ, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी हो गई। इसका आप ऐसे याद करो, ध्यान से सीरियली याद करो। एमकेएस सिस्टम, हम सीजीएस सिस्टम ऐसे बोलते हैं ना, तो मीटर, मीटर के लेंथ, फिर मास और टाइम। सबसे पहले 3 क्वांटिटी आपको बतानी है। फिर नेक्स्ट 3 क्वांटिटीज को याद करने के लिए मैंने ट्यूबलाइट का आपको एग्जांपल दिया था। ट्यूबलाइट के बहाने याद रख सकते हैं आप। जो ट्यूबलाइट है घरों में हम यूज करते हैं, बिजली से चलती है तो करंट एक क्वांटिटी है, ठीक है। हमें वो लाइट देती है, इसलिए लाइट एक क्वांटिटी है, ठीक है। और उसका टेम्परेचर, इसको हम कूल लाइट बोलते हैं, इससे टेम्परेचर, इससे बेस क्वांटिटी जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। और केमिस्ट्री से क्वांटिटी यूनिट आता है मोल, ठीक है। तो ये 7 क्वांटिटीज हैं जो बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि आपको एक्सप्रेस करना है, तो बोला क्लास में, क्लास ले रहे, बाद में बात करेंगे। किसी भी बेस क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इन 7 बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो जब ये बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटीज सीधी सीधी आ सकती हैं या किसी पावर के साथ आ सकती हैं, ठीक है। जैसे लेंथ है L, लेंथ को हम L से एक्सप्रेस करते हैं। एरिया, इसको L स्क्वायर से एक्सप्रेस करते हैं। वॉल्यूम, इसको L क्यूब से एक्सप्रेस करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारी ये बेस यूनिट है जो यूज हो रहा है, मगर इसी बेस यूनिट को यूज करके
हमने एरिया और वॉल्यूम के यूनिट्स भी बनाए हैं, इसलिए ये दोनों बेस क्वांटिटी से बनकर आए हैं, इसलिए हम इनको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। These are derived units. ठीक है, अब इसमें बेस क्वांटिटी की पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, इस बेस क्वांटिटी की पावर क्या है 2 है, यहाँ पे इस बेस क्वांटिटी की पावर क्या है 1। ठीक है, तो ये पावर्स जो हैं ये पावर्स एक्सप्रेस करती हैं डायमेंशन को। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स के ही लेते हैं। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ms पावर -2, तो मीटर होगी लेंथ, मीटर को हम l लिखते हैं, ये हो गया टाइम, तो या t पावर -2, तो दिस इज 1, दिस इज -2। ऐसी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के लिए हम लिखते हैं, सॉरी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी -1, तो दिस इज -1। Acceleration is meter per second square, so this is written as ms-2 and इसकी जो डायमेंशन हो जाएंगी वो है lt-2, इस प्रकार से बन के आएंगी। तो डायमेंशंस जो है, ये जो हम डायमेंशंस कह रहे हैं, वो बेस क्वांटिटी की पावर्स कितनी है, किस बेस क्वांटिटी की पावर कितनी है, इन पावर्स को हम डायमेंशन कहते हैं, इन पावर्स को हम डायमेंशन कहते हैं। किसी भी डायमेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए ये जरूरी होता है को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें। इट इज नेसेसरी टू एक्सप्रेस द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, मगर ये डायमेंशन है तो इसको आपको ऐसे लिखने की जरूरत है। ये ऐसे लिख सकते हैं, ये डायमेंशन है तो इसको ऐसे लिखने की जरूरत है। तो ये मेथड है डायमेंशंस को एक्सप्रेस करने का, और dimensions are expressed in the form of in square brackets. इसको हम पढ़ते कैसे, dimensions of acceleration, dimensions of acceleration are 1 in length and -2 in time. The dimensions of velocity are 1 in length and -1 in time. The dimensions of volume are 3 in length. The dimension of area is 2 in length. The dimensions of length is 1 in L, 1 in L और 1 in length। ठीक है, L लेंथ के लिए ही यूज होता है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास इज कैपिटल M, वॉल्यूम इज LQ, तो हम इसको लिखते हैं ML-3। डेंसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं रो से, तो इसके डायमेंशंस ऑफ रो, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1 in mass and -3 in length, इस प्रकार से दिया जाता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, फिर जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो दिस इज कॉल्ड डायमेंशन फार्मूला। सिर्फ इसकी बात करें, यह है डायमेंशन फार्मूला, और इस पूरे की बात कर रहे हैं जिसके अंदर इक्वल टू का साइन आ गया है, तो फिर हम इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, जब क्वांटिटी इज इक्वल टू इस प्रकार से लिखते हैं तो इक्वल टू के साइन के साथ डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। खाली इस चीज को लिख रहे हैं आप तो ये हो जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। फोर्स के डायमेंशन क्या होंगे बताया जाए। फोर्स प्रेशर, वर्क is kinetic energy,
पोटेंशियल एनर्जी, इनके डायमेंशंस निकाल लें। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, now force, force की डायमेंशन चाहिए हमें। How do we define force? Force is equal to mass into acceleration. By definition, we have force is equal to mass into acceleration. Mass के लिए हम क्या लिखते हैं? kg, acceleration के लिए क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg को रिप्रेजेंट करेगा m, मीटर है लेंथ, इसको रिप्रेजेंट करेगी l, एक्स्ट्रा टाइम तो इसको रिप्रेजेंट करेगा t, और ये ऊपर जाके हो जाएगा -2। -2। तो फोर्स की डायमेंशंस होगी हमारी m l t -2, इस प्रकार से लिखा जाएगा। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन हमने अभी देखी ऊपर क्या आ रही है, तो फोर्स की डायमेंशन हम ऐसे ही लिखेंगे m l t -2 अपॉन एरिया की डायमेंशन होती है l², ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा m l -1 t -2। ठीक है, तो प्रेशर की डायमेंशन हो गई हमारे पास m l -1 t -2। ओके, ये समझ में आ रही? अगर आपको बेसिक क्वांटिटीज की डेफिनेशंस याद है तो ये फटाफट निकाल सकते हैं। डेफिनेशंस का याद होना बहुत जरूरी है। तो जो पीछे तुमने पढ़े हैं वही चीजें आपको आनी चाहिए, और उसके लिए फटाफट आपको ये डायमेंशंस निकालना आना चाहिए। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हैं टेबल बना के जो दी हुई है नेचर वगैरह में, वो 11वीं और 12वीं में जितनी भी वाली हैं सबको उसने डाल दिया उसके अंदर। तो अगर उसमें से कुछ आपको अभी नहीं आ रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिस चैप्टर में वो चीजें कवर होती जाएंगी वो हम भी कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, नाउ प्रेशर, नाउ कमिंग टू वर्क। हाउ डू वी डिफाइन वर्क? पुष्प, वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? सर वर्क डैश जैसा आता है वैसा बोल दो, नहीं आता तो बोल दो नहीं आता। वर्क, यस सर। कौन बताएगा? नितिन आप बताओ। सर मैं बताऊं? एक मिनट, हाँ जतिन बताओ। सर इसमें रिलेशन तो लगेगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, और डायमेंशन mn हाँ 2t -2। हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये है। ठीक है, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, देन वर्क इज सेड टू बी डन। ये वर्क की डेफिनेशन है जो हमने याद की है पीछे, वही चीज हम यहाँ लगाएंगे। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको यूज करना है ना। फोर्स की डायमेंशन ये m l t -2, और ये s डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड नहीं है यहाँ पे। S is for displacement, it is not second। ये अलग अलग चीजें अलग अलग जगह रिप्रेजेंटेशन आती है, इसका ध्यान रखना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है लेंथ। ठीक है, इनको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये m l² t -2, ये वर्क की डायमेंशन होते हैं। सो डायमेंशन फॉर वर्क इज m l² t -2, राइट। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि वर्क एंड एनर्जी आर दी सेम थिंग, वर्क एंड एनर्जी आर दी सेम थिंग। एनर्जी इज यूज्ड टू डू दी वर्क। तो क्योंकि फॉर्म सेम है, फॉर्मूला कुछ भी हो, ठीक है, उसकी डायमेंशन यही आनी चाहिए। अगर ये सब फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो इनकी डायमेंशन सेम होगी। ये चेक है आपका, डायमेंशनल फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है या किसी और अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है।
तो काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है, हमारे पास फार्मूला है हाफ mv²। ये ध्यान है आपको? क्या आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद है बेटा? भूल गए? अब हाफ तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, हाफ कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये हाफ जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, इसकी कोई डायमेंशन होती है, इसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। तो ऐसे कांस्टेंट्स को हम यूज नहीं करते। मास, अब मास इज व्हाट? m। वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज मीटर पर सेकेंड, l t - 1 इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? m l square t - 2। तो सी वी आर गेटिंग द सेम थिंग, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस और वर्क की डायमेंशन सेम आ रही है, m l square t - 2, ठीक है। इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी हमने ग्रेविटी में पढ़ी थी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय बॉडी इन रेजिंग दिस मच या इट फॉलिंग दिस मच, तो वो mgh आता है। पोटेंशियल एनर्जी ये हमने पढ़ा है लास्ट ईयर्स में, इज गिवन बाय mgh, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्चुअली मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वही चीज है। तो m हो गया मास, g हो गया एक्सीलरेशन दैट इज l t - 2, और h हो गया हाइट विच इज लेंथ। इन सबको इकट्ठा कर लो, जो भी लगेंगे गेट m l square t - 2। सो पोटेंशियल एनर्जी के भी जो डायमेंशंस हैं वो m l square t - 2 इस प्रकार से है। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इलेक्ट्रिक चार्ज से कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज अब डायरेक्टली नहीं निकलेगा ये, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो हमारी बेस क्वांटिटी है SI यूनिट्स की, करंट, उसको यूज करते हैं। और हमें पता है हाउ डू वी डिफाइन करंट? करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज Q/T। तो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस। अब यहाँ से Q किसके बराबर हो गया? Q is equal to I into T. I is the base quantity current which is expressed as A, and T is time which is expressed as T. तो चार्ज की डायमेंशंस हो गई हैं अब 1 in एम्पियर, 1 in टाइम, ठीक है। सो दिस इज AT। इसको 1 जनरली लिखते नहीं है, ठीक है। अगर आप कहीं लिख भी रहे हो तो गलत नहीं है, वो इट्स नॉट रॉन्ग, ठीक है। और करंट खुद अपने आप में बेस क्वांटिटी है। करंट की अगर आपको डायमेंशंस देनी है तो आप सिंपल लिखेंगे इसको बेस क्वांटिटी। इस प्रकार से हम ये डायमेंशनल फॉर्मूले बना लेते हैं और इस प्रकार से इक्वल टू करके लिख रहे हैं, तो ये हमारे डायमेंशनल इक्वेशंस बन जाते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपको बेटा? हमने 10th के अंदर एक क्वांटिटी पढ़ी थी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ध्यान है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसके यूनिट्स में वोल्ट, ओम्स लॉ के अंदर पढ़ी थी। हाँ जी, यस सर। और उस वोल्टेज को हमने डिफाइन कैसे किया था? और डेफिनेशन Sir, शायद भूल गई वर्क डन होगी अपॉन आपको। वर्क डन अपॉन चार्ज इन कूलम्स। हाँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट में
पर यूनिट चार्ज कितना काम करना पड़ा वो उन दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो इन अदर वर्ड्स electrostatic potential is defined as work done per unit charge. So potential is voltage V, volt is work upon charge. ये चीजें याद करने वाली, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको याद कर लो, याद नहीं है तो कहीं लिख के याद करो ध्यान से और इसको दोहराते रहो, तो डायमेंशन में बहुत काम आएगी, वैसे भी काम की चीजें। फिर वोल्ट हो गया, वर्क की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, mL2T - 2 mL2T - 2 अपॉन चार्ज, चार्ज की A × T। इन सबको मिला लो, सॉल्व करो। m A ऊपर जाएगा तो पहले L लिखते हैं, L2 फिर T कितना हो जाएगा -3, पावर ऊपर जाके ऐड हो जाएगी, और फिर A की पावर हो जाएगी -1। ये हो गया मैं डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल वोल्ट। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वोल्ट यूनिट होता है, तो हम इसको पोटेंशियल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कई नाम है, किसी भी नाम से बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, वोल्ट बोल सकते हैं, ये सारे नाम इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, ठीक है। सबके केस में आपको यही करना है, वर्क पर यूनिट चार्ज, जो कि आपको पता है, वर्क की डायमेंशन पता है, चार्ज की डायमेंशन पता है, इसको साथ ऐसे लिख के सॉल्व कर लो तो वोल्टेज की डायमेंशन आ जाती है, ठीक है। अब आपको वोल्टेज की डायमेंशन आ गई, करंट की डायमेंशन आ गई, ठीक है, इन दोनों की डायमेंशन आ गई। और आपसे मान लो पूछा जाता है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या है। अब रेजिस्टेंस कहां से लाए, रेजिस्टेंस के लिए हमें ओम्स लॉ याद होना चाहिए। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V = I × R, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। तो R क्या हो गया, V/I। तो R की डायमेंशन निकालने के लिए V की डायमेंशन को करंट की डायमेंशन से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन को आपको करंट की डायमेंशन से डिवाइड करने की जरूरत है, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ जाएगी। पोटेंशियल की डायमेंशन थियरी mL2T - 3 A - 1 अपॉन करंट, दिस इज करंट, और करंट क्या, सिंपल A। सर A की पावर -2 हो जाएगा उसमें, हाँ, -2 हो जाएगा ऊपर जाके। सो दिस इज mL2T - 3 A - 2। इस प्रकार से हमारे पास ये रेजिस्टेंस की डायमेंशन है, ठीक है। सो वी, हमें कुछ भी क्वांटिटी दी है, हमें ये पता होना चाहिए वो किस फार्मूले में कैसे यूज होगा, और उस फार्मूले के हिसाब से फिर हम किस प्रकार से नोन क्वांटिटीज को यूज करके एक अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन निकालें, ठीक है। ये समझ में आई आपको, ये सारी चीजें समझ में आई बेटा? यस सर। इसमें कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो, पूछो, मैं भी सवाल देने जा रहा हूँ फिर आपको। नहीं सर, समझ आ गया। किसी को कुछ पूछना है बेटा इसमें? नितिन, पुष्प, अंशु? नो सर। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था न्यूटन का, और दैट इज फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पे कैपिटल G क्या है? सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
यूनिवर्सल बेटा, यूनिवर्सल ये वर्ड जरूर यूज करना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी है, ठीक है। यस सर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ध्यान है, 6.67 into 10 to the power minus 11, ये इसकी वैल्यू होती है। अब आपको सवाल ये है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। इसकी डायमेंशंस निकाल के बताओ आप यहाँ से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जी को आप ऐसे लिखेंगे एफ आर स्क्वायर m1 m2 दोनों मास है तो मास स्क्वायर लिख सकते हो। इनकी डायमेंशंस पुट करो और सॉल्व करके बताओ क्या आता है। सर m पावर -1 L क्यूब t पावर -2। m पावर -1 L क्यूब t पावर -2। टी टाइम ऐसे बोल रहे हो आप? यस सर। बाकी लोग चेक करो क्या उनका भी आंसर सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। यस सर, यही है। यही आ रहा है। पुष्पा क्या आया? m to the power -1 L to the power 3 t to the power -2। -2, ठीक है। बहुत सिंपल है। फोर्स की डायमेंशन की हमें पता है m l t -2 होती है। r क्योंकि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये l स्क्वायर हो जाएगा। m क्योंकि मास को रिप्रेजेंट कर रहा है ये m स्क्वायर हो जाएगा। इसको आपस में सॉल्व करना है। तो ये पावर ऊपर जाएगी तो -1 आ जाएगा यहाँ से, l इकट्ठे करोगे तो 3 हो जाएंगे और t की पावर -2 ऐसे ही रहेगी, ठीक है। ये चीज इस प्रकार से हम फॉर्मूला याद है तो आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मूले याद करने की जरूरत है, डेफिनेशंस याद करने की जरूरत है। तो डायमेंशनल की सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब डायमेंशंस को यूज करके हमारे पास जो कुछ एक्सप्रेशंस हैं, फॉर्मूले हैं, हम इन चीजों को चेक कर सकते हैं कि क्या ये फॉर्मूले ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब हम जानते हैं कि हम एक जैसी क्वांटिटीज को जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेंथ में लेंथ जोड़ी जा सकती है, एरिया में एरिया को जोड़ सकते हैं, ठीक है। स्पीड में स्पीड को जोड़ सकते हैं। हम स्पीड में डिस्टेंस को नहीं जोड़ सकते, उनका कोई मेल ही नहीं है, ठीक है। दो करंट आके मिलके नया करंट बना देंगे तो करंट आपस में जुड़ते हैं, करंट चार्ज के साथ नहीं जुड़ता, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज डोंट मिक्स अप, लाइक फिजिकल क्वांटिटीज दे मिक्स अप। फ्लो में फ्लो जुड़ेगा, क्वांटिटी में क्वांटिटी जुड़ेगी, डेंसिटी में डेंसिटी जुड़ेगी, ठीक है। स्पीड में स्पीड जुड़ेगी, वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट जुड़ेगा। इस प्रकार से चीजें देखी जाती हैं। तो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर कई क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है, कोई सम की फॉर्म में या डिफरेंस की फॉर्म में, तो वो सारी एक जैसी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब, इसको हम कैसे एक स्टेटमेंट में बांध के कह सकते हैं इस बात को, वी कैन से दैट ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड। तो ये जो प्रिंसिपल है या ये जो लॉ है, ठीक है,
दिस इज कॉल्ड homogeneity principle. This is called homogeneity principle of units. अब इसमें homogeneity का मतलब क्या हो गया? homogeneous, एक जैसे होने चाहिए, जो यूनिट्स हैं वो सारे एक जैसे होने चाहिए, क्वांटिटीज जो है एक जैसी होनी चाहिए, वही आपस में ऐड की जा सकती है। अब इसको कैसे यूज करें, इस बात को, इसको मैं अभी आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। हमने वेलोसिटी की इक्वेशंस पढ़ी हैं, वेलोसिटी की 3 इक्वेशन पढ़ी हैं। हाँ बेटा, यस सर। ठीक है। पहली इक्वेशन कौन सी है बताएं? सर v minus u upon t is equals to a. ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन, ठीक है। अब कोई और बताए दूसरी इक्वेशन कौन सी है? दूसरी डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन बताएं, कोई और बताए। हाँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन, सर बताओ। एस इज इक्वल टू, हाँ बोलो। ut Equal plus to- half at square. हाँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसी एक तीसरी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन, 2as स्क्वायर equals माइनस square minus u यू square. स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब ये तीनों इक्वेशन ही ऐसी हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है। वेलोसिटी है, ये है फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड हो सकती है। अब ये वाली क्वांटिटी वेलोसिटी तब कहलाई जा सकती है जब इसकी डायमेंशंस और इसकी डायमेंशंस सेम है, ठीक है। अगर इन तीनों की डायमेंशंस सेम आ रही हैं तभी हम इस इक्वेशन को करेक्ट इक्वेशन बोल सकते हैं कि हाँ ये इक्वेशन ठीक है। ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये दोनों चीजें भी डिस्प्लेसमेंट ही हो सकती है। दो डिस्प्लेसमेंट जोड़ के आपको डिस्प्लेसमेंट ही देंगी। इस प्रकार से आपको देखना है। ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो ये भी वेलोसिटी का स्क्वायर होना चाहिए और ये भी वेलोसिटी का स्क्वायर होना चाहिए। अगर इन तीनों की डायमेंशंस सेम है तब हम कह सकते हैं हाँ ये एक्सप्रेशन या ये इक्वेशन ठीक है। ऐसे ही इसको हम कह सकते हैं ठीक है, ऐसे ही इसको कह सकते हैं ठीक है। चेक कैसे करें? अब चेक एक एक क्वांटिटी को इसको करते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है हमारे पास? हमें पता है ये एल टी माइनस 1 होते हैं। यू की डायमेंशन क्या है? यू इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, इसलिए एल टी माइनस 1। ए टी इस टर्म की क्या होंगी? ए होता है एक्सेलरेशन, दैट इज एल टी माइनस 2, और ये हो गया टाइम, मतलब टी। अब इनको जोड़ दो, ये हो जाए एल टी माइनस 2। तो ये तीनों चीज सेम है, क्योंकि तीनों चीज सेम है इसलिए ये इक्वेशन हमारी करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये दोनों चीज चेक करनी, ये भी चेक करो और ये भी चेक करो, फटाफट चेक करो इनको लिख। चेक करके बताओ बेटा ये। हो गई सर। बाकियों को करने दो बेटा। कर लिया सबने?
अंशु कर लिया बेटा? यस सर। कि पुष्प ने किया? सर अभी हो रहा कौन सा नहीं आ रहा बेटा? पूछ लो, कहीं अगर डाउट हो रहा है पूछ लो। है नहीं सर। हाँ, ये चीज हम चेक करके क्या कर रहे हैं? ये चीज हम चेक करके एक डायमेंशनल वैलिडिटी चेक कर रहे हैं। डायमेंशनल वैलिडिटी, क्या ये इक्वेशंस डायमेंशनली वैलिड? क्या इसमें हर क्वांटिटी की सेम डायमेंशंस आ रही? ठीक है, ये चीज चेक की जा रही है। जब इस प्रकार से हम चेक करते हैं तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए इस बात को कि ये जो हाफ और 2 है ये कांस्टेंट क्वांटिटीज, हम इसको हटा दें। इसको हम इस डायमेंशनल चेक करने में यूज नहीं करते। तो अगर आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन उठा के दे दिया गया, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ। अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन आपको दे दिया गया है, ठीक है, जैसे W इज इक्वल टू A प्लस बी, ये कुछ क्वांटिटी है। अब आपने क्या करा है, इनकी डायमेंशंस चेक कर दिए, W की भी कर ली, A की भी कर ली, B की भी कर ली, और आपको रिजल्ट मिला कि हाँ तीनों की डायमेंशन सेम आ रही। तो डायमेंशनल वैलिडिटी आपने चेक कर दी। सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ डायमेंशनली करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड। दिस डजंट मीन दैट दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ये चीज समझ रहे हो आप? अब ये बात कह के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बात कह के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से इस 2 को हटा दूं तो इन तीनों क्वांटिटीज की डायमेंशन तो करेक्ट आ जाएंगी आपके पास, मगर जो इक्वालिटी है वो 2 की वजह से खराब कर दी है। ये बात समझ में आ रही है? जो कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे आ रही थी वो मैंने हटा दी क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे W और A और B से मुझे डायमेंशन तो सेम मिल गई हैं, मगर मुझे ये नहीं पता कि A के साथ कुछ कांस्टेंट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, B के साथ कुछ कांस्टेंट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ताकि ये एग्जैक्ट हो जाए। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, वो अपने आप में परफेक्ट ट्रू करेक्ट इक्वेशन हो ये जरूरी नहीं है, मगर जो भी इक्वेशन अपने आप में परफेक्टली करेक्ट होगी वो डायमेंशनली करेक्ट तो होगी ही, वो तभी होगी। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस में जो कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हमारे को लिमिटेशन इम्पोज करते हैं कि डायमेंशनल वैलिडिटी चेक करने के बाद भी हम ये नहीं बता सकते कि ये एग्जैक्ट फार्मूला बनेगा या नहीं बनेगा, ये एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी। इस प्रकार से अक्सर कई बार पूछा जाता है कि डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर आपको कहाँ समस्या आती है। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि डायमेंशनल एनालिसिस में कॉन्स्टेंट्स का कोई आइडिया नहीं लगता, तो इसलिए हम जो डायमेंशनली करेक्ट होने के बावजूद भी ये नहीं कह सकते कि ये इक्वेशन परफेक्ट अपने आप में है या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चीज को चेक करना होता है। ये आपके स्क्रीन पर देखो, एग्जांपल डाला है मैंने 2.16। ये एग्जांपल कह रहा है द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट ऑफ स्पीड v इज मीटर पर सेकंड, दैट ऑफ एक्सीलरेशन a is meter per second square. Which of the formula for kinetic energy K given below can you rule out on the basis of the dimensional arguments? M stands for the mass of the body. तो आपको डायमेंशनली चेक करने
ये जो नीचे फॉर्मूले दिए गए हैं, ए, ई, 5 फॉर्मूले दिए गए हैं, इनमें डायमेंशनली फॉर्मूले कौन से करेक्ट हैं और कौन से करेक्ट नहीं है। तो आप ये सारे डायमेंशन चेक कर लो फटाफट। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस क्या है, m L2 T - 2, ये आपको मालूम है। दूसरी तरफ इवेल्युएट करें, जिसमें ये फॉर्मूला आएगा वो वाला वैलिड माना जाएगा डायमेंशनली, जिसमें नहीं आएगा वो इनवैलिड माना जाएगा। सर ए और डी ठीक है? वैलिड है, बाकी सारा इनवैलिड है। ठीक है, हाँ बाकी जने भी चेक करूं। फर्स्ट में m² v² दिया हुआ है, जबकि फॉर्मूले में हाफ mv² आता है, और हाफ mv² के अनुसार यहाँ पे एक m फालतू आ रहा है, तो ये बराबर नहीं होगा। दूसरे के अंदर हाफ mv² है, हमें पता है फॉर्मूला होता है, तो ये वैलिड हो जाएगा। तीसरे में हम पता है मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी इक्वल टू फोर्स, ये फिजिकल क्वांटिटी है, अलग हो गई है। डी के अंदर देखो 3/16 mv²। अब 3/16 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट वहां पे आना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूले से ये पता नहीं चलता है। इसलिए डायमेंशनली तो ये इक्वेशन करेक्ट है, मगर एक्चुअली ये करेक्ट होगी या नहीं होगी वो हम नहीं कह सकते। सो डी कैन बी कंसीडर्ड, फर्स्ट ए कैन बी बी कैन बी कंसीडर्ड। ठीक है, ई में देखिए हाफ mv² प्लस m इंटू ए। अब m इंटू ए क्वांटिटी फोर्स है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी प्लस फोर्स। एनर्जी प्लस फोर्स दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको आप नहीं जोड़ सकते। ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें क्लास टॉपिक रह गया रिड्यूसिंग रिलेशंस तो अमंग दी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, कि हम किस प्रकार से रिलेशंस डिराइव कर सकते हैं अगर हमें डिपेंडेंट क्वांटिटीज का पता हो तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और कल 4 बजे हम फिजिक्स का टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, आप बेटा सब लोग तैयार है ना, मैं 4 बजे ठीक पोस्ट कर दूंगा उसको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। आप उसको अटेम्प्ट करके और ठीक 1 घंटे बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके वापस उसी ग्रुप पे शेयर कर देना। एरर इस पे कर एनालिसिस देना। भी है ना उसमें, एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस तक उससे पहले का ही है, फर्स्ट हाफ चैप्टर ही है लगभग, उसकी बाद का पोर्शन नहीं है। ठीक है, ओके सर। बाद के पोर्शन का टेस्ट अलग लेंगे, फिर कंबाइन करके एक ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। ठीक है, ओके सर। कुछ कुछ पूछना है बेटा अभी? नो सर। ठीक है बेटा, ओके बाय। सर एक बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन बता दो। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यस सर। गैस इक्वेशन क्या है? सर P इज इक्वल टू यस सर। nRT, यही है। यस सर। P क्या है बेटा? सर पी होगा आपका, प्रेशर, यस सर, प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। N इज नंबर ऑफ मोल्स, यस सर। और T टेम्परेचर है। यस सर। तो R की डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? R सर इज इक्वल टू, एक्चुअली में प्रेशर का पता नहीं है सर। प्रेशर का मतलब थर्स्ट अपॉन वॉल्यूम, थर्स्ट को हम फोर्स ही लेते हैं। प्रेशर अभी बताया तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। हाँ सर, लेकिन मतलब वैसे मतलब प्रॉपर उसके फॉर्मूले के हिसाब से थर्स्ट अपॉन वॉल्यूम होता है, नहीं मतलब नहीं, थर्स्ट अपॉन एरिया, थर्स्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट फोर्स का ही दूसरा नाम है। ओके सर। जब सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होता है उसको थ्रस्ट कहते हैं। यस सर। ठीक है, फोर्स हम तिरछा भी लगा सकते हैं ना, यस सर। फोर्स हम तिरछा भी लगा सकते हैं, मगर जब थ्रस्ट कहाँ पे आपने पढ़ा है, देखो किसी भी कंटेनर में हम जब लिक्विड भर देते हैं तो उस लिक्विड का जो फोर्स लग रहा होता है दीवारों के ऊपर,
वॉल्स के ऊपर, कंटेनर के वॉल्स के ऊपर वो परपेंडिकुलर लग रहा होता है, ठीक है। और वहां पे हम कहते हैं ये वाला जो फोर्स है ये थ्रस्ट है, तो थ्रस्ट ऑफ लिक्विड ऑन दी वॉल्स, ठीक है, दैट पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स को कहते हैं, और थ्रस्ट और फोर्स सेम होता है, ओके सर। ठीक है। तो प्रेशर का आप वही यूज करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम का लेंथ क्यूब यूज करेंगे, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, ये ध्यान रखना, तो यहाँ पे मोल यूज होगा और टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज होगा, ओके सर। ठीक है। इन सब की वैल्यू डाल के इकट्ठा कर दो, आर की डायमेंशंस आ जाएंगी, ओके सर। ठीक है बेटा। यस सर। और sir. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ऐसे पूछ लिया करो आप, ठीक है बेटा, ओके देन।